नमस्कार आप सभी को। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज की इथिक्स की इस क्लास में। ये इथिक्स की आज 11th क्लास है। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था उससे आगे का आज हम पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने कहाँ ख़त्म किया था या कहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे उसको एक बार थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तत्पश्चात हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था आपका, लोक सेवकों हेतु आधारभूत मूल्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने चर्चा करी थी। ठीक है, लोक सेवकों हेतु आधार मूल्य क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमने पिछली क्लास में चर्चा कर ली थी। तो लोक सेवा के लिए आधार मूल्य को एक बार फिर से देख लेते हैं कि लोक सेवा क्या होती है और बाद में उसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, लोक सेवा क्या होती है, सामान्य तौर पर जब हम शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, जन सेवा। लोक सेवा का शाब्दिक अर्थ क्या निकल के आता है, जन सेवा। पर उसका यहाँ पे एक व्यापक अर्थ रहता है कि आप क्या है, राज्य सरकार अथवा जनता के प्रति क्या रहेंगे, सेवा भाव से प्रेरित रहेंगे। तो ऐसे में लोक सेवा का तात्पर्य क्या हो जाता है, राज्य अथवा जनता की सेवा करना। व्यवहार में लोक सेवा में जनता की सेवा करने के साथ साथ सुशासन पर आधारित कानून व्यवस्था तथा प्रशासन को नियमित और प्रचारित किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे मूल्यों के बारे में क्या है, चर्चा की जाती है। सत्यनिष्ठा, समर्पण, वस्तुनिष्ठा, सहानुभूति, दया, करुणा, संवेदना, समानुभूति, कमजोर वर्ग के प्रति संवेदनशीलता, ईमानदारी। ठीक है, इस प्रकार के कई सारे मूल्यों की उत्तरदायित्व हो गया, जवाबदेहिता हो गई, असमर्थनवादिता हो गई, अनामकता हो गई। तो इस प्रकार के बहुत सारे मूल्यों की यहाँ पर क्या है, आवश्यकता होती है लोक सेवा में। इन सभी मूल्यों को अब हमको क्या करना है, यहाँ से आगे पढ़ने की आवश्यकता है, जिनको हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चालू करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सत्यनिष्ठा, है ना। सबसे पहले क्या आता है, सत्यनिष्ठा क्या होती है। सत्यनिष्ठा क्या है, सत्यनिष्ठा एक ऐसी आंतरिक भावना है जिसमें व्यक्ति के नैतिक सिद्धांतों, मूल्यों, विश्वासों की उनके व्यवहार से क्या होती है, पूर्ण संगति होती है। मतलब सामान्य शाब्दिक अर्थ में जाओगे, सत्य के प्रति निष्ठा, मतलब एक ऐसी निष्ठा जो किसके प्रति दिखानी है, हमको सत्यता के प्रति दिखानी है। और वो सत्यता के प्रति निष्ठा का अर्थ क्या होता है, अगर पारिभाषिक रूप में देखें तो एक ऐसी निष्ठा जो हमारे आंतरिक भावना से निकल के आती है, जिसमें हम क्या करते हैं, जैसा अंदर सोचते हैं वैसे हम क्या करते हैं, व्यवहार में लेकर के आते हैं। ठीक है, हम हमारे नैतिक मूल्यों, सिद्धांतों, विश्वासों के आधार पर क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कि सत्यनिष्ठा का आशय है जो सत्य है उसके प्रति निष्ठावान एवं अडिग बने रहना। अर्थात जिन सिद्धांतों को आप सही मानते हैं, व्यवहार में उन्हीं को अपनाना, भले ही परिणाम क्या हो, अलाभकारी हो। मतलब जिन सिद्धांतों को, जिन मूल्यों को आप आंतरिक रूप से मानते हैं कि ईमानदारी का पालन करना चाहिए, करुणा का पालन करना चाहिए, लोगों के प्रति संवेदना रखनी चाहिए, अगर आप इसको मानते हैं तो आप इसको क्या करिए, अपने अल्टीमेटली व्यवहार में लेकर के आइए। भले ही उस समय उस व्यवहार के कारण आपको क्या है, कोई नुकसान ही क्यों ना हो जाए, पर उसको क्या करना, आपको व्यवहार में लेके आना है। तो अब जब आप ऐसा काम करेंगे कि आंतरिक रूप से मानी हुई चीज को व्यवहार में लेकर के आएंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सत्यनिष्ठा बोलते हैं। ठीक है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति जिन सिद्धांतों, मूल्य, विश्वासों को मानता है उसी के अनुरूप क्या करता रहता है, वो व्यवहार करता रहता है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति के कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, कभी भी उसकी कथनी और करनी में अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या होती है, आपकी सत्यनिष्ठा होती है। इसके बाद आता है आपका, उसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं। जैसे क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जब आपको कोई ना देख रहा हो तब भी आप अपने कार्य क्या करें, पूर्ण ईमानदारी से करें। हम ईमानदारी का पालन कब करते हैं, हम ईमानदारी का पालन तब करते हैं जब हमको क्या कोई देख रहा होता है। अगर हमको कोई देखना बंद कर दे तो हम वापस क्या करने लग जाते हैं, बेईमानी अथवा भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाने हैं। तो अगर हमको कोई नहीं देख रहा है, ठीक है, उस परिस्थिति में भी क्या करते हैं, अगर हम पूर्ण सत्यनिष्ठा का पालन करते हैं, तो क्या पूर्ण पूर्ण ईमानदारी का पालन करते हैं, तो वो चीज़ क्या कहलाती है, सत्यनिष्ठा कहलाती है। इसके अलावा मतदाताओं या उपभोक्ताओं या नागरिकों के सामने झूठा वादा ना करना। नेताजी जो वादा करते रहते हैं वो क्या होते हैं, झूठे वादे होते हैं, अगर उनकी पूर्ति ना की जाए तो। ठीक है, तो इसके अलावा सफलता में उतना ही श्रेय लेना जितना क्या है, योगदान है। एक और उदाहरण क्या हो जाता है कि कई बार ऑफिस में आप काम करते हैं और आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ये हायरार्की बनी हुई है, ये हायरार्की बनी है, आप इस स्तर पे काम करते हैं, यहाँ पे आपके बॉस लोग बैठे हुए हैं, आपने पूरा काम किया पर उस कार्य का जो श्रेय है उसको वो आपको नहीं मिला, वो किसको मिल गया, यहाँ पे इन लोगों को प्राप्त हो गया। ठीक है, अब आता है यह ईमानदारी से किस प्रकार से भिन्न होती है। यह क्या है, ईमानदारी से किस प्रकार से भिन्न है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी चूंकि हमने डिस्कस किया कि ये क्या है, ईमानदारी का पालन करना होता है, पर फिर भी कुछ तो अंतर होगा ना। जैसे क्या आता है, सबसे पहला अंतर कि ईमानदारी क्या होती है, कि इस ईमानदारी का अर्थ तथ्यों को उसी रूप में बनाए रखना है जिस रूप में वे हैं। अर्थात मनसा वाचा कर्मणा से, मन से, वचन से, कर्म से क्या रहना है, हमको सदैव सत्य का पालन करना है। मन से, वचन से और कर्म से सदैव सत्य का पालन करना है। अर्थात इसका और डिटेल में लेके चलें तो हम जैसा देख रहे हैं, जैसा हम सुन रहे हैं, वैसे ही हम क्या कर दें, प्रकट कर दें। अगर आपने गलत देखा तो गलत को गलत के रूप में प्रकट कर दीजिए, अगर आपने सही देखा तो सही को सही के रूप में प्रकट कर दीजिए। ठीक है, तो यदि आप सत्य बोलते हैं तो आप ईमानदारी गुण रखते हैं। ईमानदार होने का अर्थ है किसी भी प्रकार से झूठ बोलने, चोरी ना करने, झूठ ना बोलने, चोरी ना करने, धोखा न देने, छल ना करने के विकल्प का क्या करना, चयन करना। हर परिस्थिति में क्या करना है, आपको ईमानदार बने रहना है। हर परिस्थिति में आपको क्या करना है, सत्य का पालन करना है।
सत्यनिष्ठा क्या होती है? तो सत्यनिष्ठा का अर्थ हर समय जो सही है वही सोचना और करना, मतलब आंतरिक रूप से आप सही माने और फिर उसको उस आंतरिक रूप से मानी हुई सही चीज को क्या करेंगे आप अपने व्यवहार में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो आंतरिक रूप से आप चीजों को सही मानिए और फिर उस चीज को फर्दर क्या करिए आप अपने व्यवहार में लेकर के आइए। ठीक है, फिर क्या आता है कि आपके अंदर सत्यनिष्ठा होने पर किसी के द्वारा न देखे जाने की स्थिति में आप अपने मानदंडों मान्यताओं के अनुसार जीने के इच्छुक होते हैं। आप इस प्रकार जीना चाहते हैं कि आपके विचार और व्यवहार हमेशा क्या रहे, परस्पर सुसंगत बने रहे। अभी तो हमने डिस्कस किया ना कि आप आंतरिक रूप से जो भाव रखते हैं उसी को क्या कर लीजिए आप अपने व्यवहार में लेकर के आ जाइए। तो आंतरिक रूप से आपका जो भी भाव है उसको जब व्यवहार में कन्वर्ट होगा तो क्या कहलाएगा, आपका सत्यनिष्ठा कहलाएगी। ठीक है, अतः सत्यनिष्ठा के लिए न केवल सत्यता बल्कि परिस्थितियों में जो सही है वही करने की विशेषता क्या कहलाती है, वो करने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये चीज क्या होती है, आपकी सत्यनिष्ठा के रूप में परिभाषित की जाती है। अब आता है सत्यनिष्ठा के लाभ क्या होते हैं। सत्यनिष्ठा के लाभ में चलते हैं। सत्यनिष्ठा के लाभ दो स्तरों पर देखने को मिलेंगे आपको। पहला क्या है, व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा के लाभ और प्रशासनिक जीवन में सत्यनिष्ठा के लाभ। व्यक्तिगत जीवन में सत्यनिष्ठा के लाभों में अगर आप चलोगे, सबसे पहला क्या आता है, आपका विश्वास में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, यहाँ पे नहीं में आएगा। ठीक है, विश्वास में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। कैसे कि जब हम सत्यनिष्ठ रहते हैं तो हमारी कथनी और करनी में एकता आ जाती है, जिससे लोगों का विश्वास हम पर बढ़ता है एवं हमारा स्वयं पर भी विश्वास क्या है, बढ़ता है। उदाहरण कि प्रशासनिक अधिकारी ने गांव के लोगों से कहा कि वे एक हफ्ते के अंदर हैंडपंप लगवा देंगे एवं उन्होंने यह कार्य कर भी दिया। इस प्रकार गांव के लोगों का क्या होगा, प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति क्या हो जाएगा, विश्वास बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल सा क्या हो गया, विश्वास में कैसे बढ़ोतरी होगी कि आपने जो वादा किया था उस वादे को आपने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। उससे क्या होता है, विश्वास में बढ़ोतरी होती है। इसके बाद क्या है, आत्मसंतोष, कि जब हम अपने सिद्धांतों नियमों के अनुसार चलते हैं तो हमें आत्मसंतोष की क्या होती है, प्राप्ति होती है। आत्मसंतोष हमको मिलता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, लक्ष्य की प्राप्ति में मदद मिलती है। कैसे, हमारे लक्ष्य हमारे आदर्श सिद्धांत मूल्य होते हैं। इस सत्यनिष्ठा के द्वारा हम लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते पे क्या कर सकते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, तो फर्दर आता है इसमें क्या, आपका आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। सीधी सी बात है, अगर आप अच्छे कर्मों का पालन करेंगे, अच्छे सत्यनिष्ठा के आधार पर अपने कर्म करते रहेंगे तो आपको क्या होगा, आपके स्वयं के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। पहले तो क्या हो रहा था, जनता के प्रति क्या है, विश्वास में बढ़ोतरी हो रही थी। अब क्या होगा, स्वयं के प्रति आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी। जो व्यक्ति के सिद्धांत होते हैं वो उनकी अंतरात्मा से जुड़े होते हैं। सीधी सी बात है ना, आप आंतरिक तौर पर मानते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए और उस काम को आपने कर दिया तो आपको क्या होता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। उससे क्या होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, इसके अलावा आत्मग्लानि से बचाओ, वो कैसे होगा, तो अपनी कथनी करनी एक रखने पर हम स्वयं में दोषी नहीं होते हैं, जिससे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है। मतलब सीधी सी बात है, आप आंतरिक रूप से मानते थे कि मुझे लोगों को क्या करनी, मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए और अन्य चीजें आप मान सकते हैं, दया करुणा ये सब भाव रखना चाहिए। पर होता क्या है, आप बाहर कुत्ता मिलता है, कुत्ते को आप मार देते हैं पत्थर। ठीक है, या आपको कोई बुजुर्ग दिखा उसको आप सड़क पार नहीं कराते हैं, तो इससे क्या होता है, आपको फिर क्या होगा, आंतरिक क्या होगा, ग्लानि होगा कि यार मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की या मैंने उसको पत्थर क्यों मारा। क्यों, क्योंकि आप अपनी अंतरात्मा के अगेंस्ट जाकर के क्या कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद आता है आदर्श समाज की स्थापना में। आदर्श समाज की स्थापना में कैसे मदद करेगा, तो सत्यनिष्ठ जो व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने कर्तव्यों के माध्यम से एक ऐसे समाज का निर्माण करता है जिसको क्या करना चाहते हैं लोग, फॉलो करना चाहते हैं, जिसके अनुसार क्या करना चाहते हैं, चलना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद है निर्णय प्रक्रिया आसान होती है। कैसे, तो दुविधा की स्थिति समाप्त हो जाती है, जिससे निर्णय प्रक्रिया क्या होती है, आसान हो जाती है। मतलब क्या है, आप एक दुविधा में फंस गए हैं, दुविधा कि मैं इस रास्ते में चलूं या इस रास्ते में चलूं। ठीक है, ये दुविधा क्या होती है, कई बार दुविधा हम जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। वैसे दुविधा क्या होती है सामान्य तौर पर, कि किसी भी नैतिक विषय में क्या होना, किसी भी नैतिक विषय के संबंध में क्या हो जाना, आप चिंता में पड़ जाना। किसी भी नैतिक विषय के संबंध में को लेकर के जब आप चिंता में पड़ जाते हैं तो उस स्थिति क्या कहा जाता है, दुविधा की स्थिति कहा जाता है। ये नैतिक दुविधा दो स्तरों पर देखने को मिलती है। पहला क्या है, उचित और उचित के मूल्य में, और दूसरा क्या होता है, उचित और अनुचित मूल्य के बीच में। ठीक है, जो उचित और अनुचित मूल्य के बीच में दुविधा होती है वो बहुत ही आसान होती है, बहुत ही जल्दी उसको समाप्त किया जा सकता है, क्योंकि आपको सही और गलत में से किसका चयन करना चाहिए, तो सही का चयन करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, सही और सही के बीच में दुविधा हो जाती है। सही और सही के बीच में दुविधा कैसे, कि आप एक लाभार्थी जिसका राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो उसकी नियमों को तोड़ करके मदद करेंगे, अथवा उसकी नियमों को तोड़ करके मदद ना करते हुए आप अपनी व्यक्तिगत जो एक भावना थी उसकी मदद करने की, उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होता है, निर्णय प्रक्रिया क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। इसके बाद क्या है, नैतिक दुविधा से बचाव में वही हमारा पॉइंट आ गया कि उचित और अनुचित का सुस्पष्ट ज्ञान होता है, जिससे हम नैतिक दुविधा में नहीं पड़ते हैं, हमारी निर्णय प्रक्रिया क्या हो जाती है, आसान हो जाती है। ठीक है, फिर आता है सम्मान में वृद्धि। सम्मान में वृद्धि कैसे होती है, तो सत्यनिष्ठ व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने में, सत्यनिष्ठा व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने में मददगार होती है। सम्मान बढ़ने से आत्मसंतोष प्राप्त होता है तथा निष्पादन और भी क्या हो जाता है, बेहतर हो जाता है। इसके अलावा सामाजिक सहयोग बढ़ाने में, सत्यनिष्ठा से सामाजिक सहयोग बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। सत्यनिष्ठ व्यक्ति से कोई गलती भी हो जाती है, जिसे अपवाद माना जाता है और यह माना जाता है कि उद्देश्य गलत नहीं रहा होगा।
ठीक है। तो सामाजिक सहयोग भी बढ़ता है, सम्मान में भी क्या होती है, फर्दर वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका प्रशासनिक जीवन में। कैसे आता है प्रशासनिक जीवन में, क्या होता है, तो विश्वास में बढ़ोतरी होगी। जैसे आपके सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में विश्वास में बढ़ोतरी हो रही थी, वैसे ही आपके प्रशासनिक जीवन में विश्वास में बढ़ोतरी होगी कि जो आपके कलीग्स हैं, जो आपके लाभार्थी हैं, जनता जो आपकी लाभार्थी है, वो क्या करेगी, आप पे विश्वास करने लग जाएगी। तो सहकर्मी, वरिष्ठ अधिकारी, अधीनस्थ का विश्वास प्राप्त हो जाएगा, जिससे कार्य निष्पादन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा और अधिक प्रभावशाली हो जाएगा। इसके अलावा आदर्श प्रशासन का निर्माण करने में, जैसे आप आदर्श समाज का निर्माण कर रहे थे ऊपर, वैसे ही क्या करेंगे, आप यहाँ पे आदर्श प्रशासन का निर्माण करेंगे। तो सत्यनिष्ठा से एक आदर्श प्रशासन की स्थापना होती है, लोगों का प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ता है, जनता का विश्वास बढ़ने, जनता का कुछ सामुदायिक कार्यों एवं अन्य कार्यों में सहयोग प्राप्त होने लगता है। ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाता है, आपका आदर्श प्रशासन की स्थापना हो जाती है। ठीक है। फिर आता है पारदर्शिता में बढ़ोतरी। पारदर्शिता में बढ़ोतरी कैसे होती है, तो सत्यनिष्ठा प्रशासन में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता आती है। ठीक है। सत्यनिष्ठा से क्या होता है, नैतिक मूल्यों में वृद्धि होती है, और नैतिक मूल्यों में वृद्धि होगी तो प्रशासन में क्या आ जाएगा, पारदर्शिता आ जाएगी। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, खुलापन। पारदर्शिता का मतलब क्या होता है, खुलापन। अर्थात प्रशासन में चल रहे प्रत्येक कार्य की जानकारी किसको होनी चाहिए, प्रशासन में चल रहे प्रत्येक कार्य की जानकारी किसको होनी चाहिए, जनता को मिलनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्या कहला जाता है, आपका पारदर्शिता में वृद्धि कहलाती है। फिर आता है प्रशासनिक निर्णय की गुणवत्ता। प्रशासनिक निर्णय की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होती है, हम कार्यों की प्रगति में भी क्या होती है, उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या है, जनता का प्रशासन में विश्वास बढ़ता है। कैसे, तो सत्यनिष्ठा प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ाती है, जिससे जनता का सहयोग क्या होता रहता है, प्राप्त होता रहता है। ठीक है। जनता का प्रशासन में क्या पड़ेगा, विश्वास बढ़ता चला जाता है। ठीक है। फिर आता है बेहतर टीम वर्क के निर्माण में। अगर आप क्या करेंगे, सत्यनिष्ठा से संपूर्ण कर्मों का पालन करेंगे, तो सीधी सी बात है, एक बेहतर टीम का निर्माण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके अधीनस्थ और आपके उच्च अधिकारी भी आप पे क्या करने लग जाएंगे, विश्वास करने लग जाएंगे। आता है लोक कल्याणकारी राज्य में सत्यनिष्ठा लोक सेवकों की उपस्थिति। सत्यनिष्ठ लोक सेवकों की उपस्थिति इस बात की गारंटी होती है कि राज्य जिन पिछड़े वंचित लोगों को लाभान्वित करना चाहता है, वह लाभ वास्तव में उन्हें प्राप्त होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया, सत्यनिष्ठा का लाभ हो गया व्यक्तिगत जीवन में, और सत्यनिष्ठा का लाभ हो गया प्रशासनिक जीवन में। अब आता है प्रशासनिक सत्यनिष्ठा का महत्व क्या है। ठीक है। तो प्रशासनिक सत्यनिष्ठा में आ जाए तो लोक सेवकों का एक प्रमुख आधारभूत मूल्य क्या है, सत्यनिष्ठा है। व्यापक जनहित में संवैधानिक एवं पेशेवर मूल्यों के अनुरूप दायित्वों को पूर्ण करना लोक सेवकों के लिए आवश्यक होता है। प्रशासनिक अधिकारियों को सत्यनिष्ठ होने की अपेक्षा की जाती है, और सत्यनिष्ठा का महत्व निम्नलिखित है। क्या क्या महत्व है, नागरिक केंद्रित प्रशासन की संकल्पना सही सही रूप से क्या करना, लागू करना। सीधी सी बात है, जो प्रशासन का एकमात्र उद्देश्य है वो क्या करना, लोक कल्याण करना। लोक कल्याण का मतलब क्या है, कि आपको एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना है जिसमें क्या हो, एकमात्र उद्देश्य क्या हो उसका, जनता को क्या करना, जनता को क्या करना, सभी सुविधाएं पहुंचा देना। ठीक है। तो प्रशासन कैसा होना चाहिए, एक ऐसा केंद्रित प्रशासन होना चाहिए जिसके केंद्र में कौन हो, सदैव जनता हो। एक प्रशासन होना चाहिए, वो एक ऐसा केंद्रित प्रशासन होना चाहिए जिसके केंद्र में सदैव कौन हो, जनता हो। ठीक है। इसके अलावा वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति समयबद्ध गुणवत्तापरक रूप से क्या करना, पूरी करना। वास्तविक लाभार्थी को उसका वास्तविक लाभ पहुंचा देना। भाई भतीजावाद जैसे अपराधों को कम करने में, संसाधनों के बेहतर उपयोग में। ठीक है। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, हम सत्यनिष्ठा का प्रशासन उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, सतत एवं समावेशी विकास का सपना साकार करने में। ठीक है। सतत विकास क्या होता है, सतत विकास का सामान्य सा मतलब क्या होता है, कि एक पीढ़ी, आज समझ लो, आज हम जिस पीढ़ी में रह रहे हैं, इस पीढ़ी द्वारा क्या किया जाए, संसाधनों का, बहुत सारे संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। हम क्या करेंगे, हमारा दायित्व तो बनता है कि हम जो अभी संसाधन प्रयोग कर रहे हैं, इन संसाधनों को उतनी ही मात्रा और उतनी ही गुणवत्ता के साथ हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या कर दें, हस्तांतरित कर दें। तो अगर आप ये काम करते हैं तो क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। फिर आता है समावेशी विकास। तो समावेशी विकास क्या होता है, कि समझो कि ये क्या है, समाज का एक वो है, स्टेटा है। समाज के स्टेटा में क्या है, यहाँ पे एक अंतिम व्यक्ति में क्या है, अंतिम पंक्ति में एक व्यक्ति बैठा हुआ है। कहाँ बैठा हुआ है, बस्तर में, काकड़ा झोर में, बस्तर में। ठीक है। गढ़चिरौली के जिलों में, जिस तक आज क्या है, आज तक सरकार नहीं पहुंच पाई है, या फिर वो सरकार तक नहीं पहुंच पाया है, मतलब वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाया है। ठीक है। तो अगर वो व्यक्ति भी उस विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाता है, तो हम क्या फिर बोलेंगे, कि समावेशी विकास। तो समावेशी विकास सामान्य तौर पे क्या हो गया, सभी का सभी प्रकार से विकास किया जाना समावेशी विकास कहलाता है। और सतत विकास क्या हो गया, संसाधनों का इस प्रकार से उपयोग किया जाना जो आने वाली पीढ़ी के लिए भी उसी मात्रा, उसी गुणवत्ता में क्या है, उपलब्ध रहे। फिर आता है शासन और प्रशासन के प्रति विश्वसनीयता में वृद्धि होती है। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय को क्या होता है, व्यावहारिक रूप देने में मदद मिलती है। ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाती है आपकी,
ये चीज़ क्या थी क्या हो जाती है आपकी प्रशासन में सत्यनिष्ठा का महत्व हो जाता है। अब आता है सत्यनिष्ठा को बढ़ाने के उपाय क्या-क्या है प्रशासन में, तो सत्यनिष्ठा को अलग-अलग तरीकों से बढ़ा सकते हैं। जैसे क्या है पहला, सिटीजन चार्टर को लागू करके, तो सिटीजन चार्टर चार्टर कब सिटीजन चार्टर जिसको क्या बोलते हैं, नागरिक घोषणा बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं? उसको नागरिक घोषणा बोलते हैं। नागरिक घोषणा क्या होती है सामान्य तौर पर, देखो होता क्या है कि आप किसी किसी न किसी उसमें जाते हैं, सरकारी विभाग में जब जाते हैं, समझ लो तहसीली कार्यालय में जा रहे हो आप, ठीक है? तहसीली कार्यालय में दरवाजे में ही या अथवा कहीं अंदर कहीं न कहीं क्या हो, एक कागज़ चिपका होगा दीवार में, ठीक है? इस प्रकार से। उसमें क्या है लिखा होगा कि जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ये कागज़ लगेंगे और इस व्यक्ति से संपर्क कीजिए और इतने दिन में जाति प्रमाण पत्र आपका बन के तैयार हो जाएगा। या फिर फर्दर आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कि आपको ये कागज़ लगेंगे, ये व्यक्ति बनाएगा, इतने दिन में क्या है बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इस प्रकार के आप कागज चिपके हुए देखते हैं, ये किसका पार्ट है? सिटीजन चार्टर या अथवा नागरिक घोषणा का पार्ट है। ठीक है, इसके तहत क्या किया जाता है? जनता को सेवाएं मुहैया कराई जाती है। कैसे? टाइम बाउंड मैनर में। कैसे? टाइम बाउंड मैनर में समयावधि होती है, उसके तहत क्या किया जाता है? हर प्रकार की सुविधाएं उसको मुहैया कराई जाती है। ठीक है, फिर आता है आपका आरटीआई को मजबूती से लागू करना। आरटीआई को मजबूती से लागू करने का मतलब क्या है कि जो आपका आरटीआई कानून लाया गया, ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जो लाया गया, और जिसमें फर्दर क्या होता है 2019 में संशोधन होता है, उसको क्या करना है आपको ज़्यादा प्रभावी तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। देन आता है आपका लोकपाल एवं लोकायुक्त नियुक्ति करना। देखो लोकपाल एवं लोकायुक्त नियुक्ति हो चुकी है, ठीक है, पर उनका क्या है उनके द्वारा प्रभावी तरीके से काम नहीं किया जा रहा। लोकपाल की नियुक्ति कैसे की गई? तो 2013 में अधिनियम लाया गया था, लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लाया गया था। और 1 जनवरी कितना 1 जनवरी 2014 को लोकपाल जो विधेयक था उस पे राष्ट्रपति जी द्वारा साइन किया गया। और 16 जनवरी 2016 में, ठीक है, 16 जनवरी 2014 में क्या कर दिया गया, उसको फाइनली लागू कर दिया गया। और चुनाव के पूर्व 2019 के चुनाव के पूर्व फाइनली भारत में लोकपाल की नियुक्ति कर दी गई, जिसमें पहले लोकपाल किसको बनाया गया? पिनाकी चंद्र घोष जी को बनाया गया। किसको बनाया गया? जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को क्या बना दिया गया? लोकपाल बना दिया गया। इसके बाद आता है आपको लोकायुक्त की नियुक्ति करना। तो लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए क्या है? तो लोकायुक्त के कहाँ पे काम करते हैं? राज्य के स्तर पे काम करते हैं। लोकायुक्त कहाँ काम करते हैं? राज्य के स्तर पे काम करते हैं। तो जैसे अगर हम स्पेसिफिकली मध्य प्रदेश की बात करें, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त नियुक्ति अधिनियम लाया गया था 1981 में, जिसके तहत क्या कर दिया गया था? 1982 में लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी गई थी, जिसके तहत क्या आते हैं आपके सभी मंत्री और सभी एबीसीडी ग्रुप के कर्मचारी और मुख्यमंत्री सभी उसके तहत आ जाते हैं, उसकी जांच के दायरे में आ जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पे जो लोकपाल है, लोकपाल के दायरे में भी कौन कौन आ जाते हैं? तो लोकपाल के दायरे में प्रधानमंत्री, सभी मंत्री, संसद सदस्य, एबीसीडी ग्रुप के कर्मचारी सब उसके दायरे में आते हैं। प्रधानमंत्री को कुछ मामलों में छूट दी गई है, जैसे रक्षा हो गया, रक्षा हो गया आपका, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो गए, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो गए, परमाणु मुद्दा हो गया, ठीक है, इन सब कुछ स्पेसिफिक मामलों में क्या दी गई है? उनको छूट प्रदान की गई है। ठीक है, फिर आता है लोक सेवकों को सत्य आचरण करने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। मतलब कैसे प्रोत्साहित करेंगे? आपको प्रशिक्षण देना पड़ेगा। लोक सेवकों को सत्यनिष्ठा प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शन करने पर पुरस्कार, प्रशंसा एवं अन्य अनुशासन क्या है? लाभ प्रदान करना। मतलब सीधी बात है, अगर कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी इंटीग्रिटी का प्रदर्शन कर रहा है, सत्यनिष्ठा का प्रदर्शन कर रहा है, तो आप उसको और क्या करिए? प्रोत्साहित करिए। प्रोत्साहन कैसे देंगे? उसको हाइक दे दीजिए, उसकी सैलरी बढ़ा दीजिए, उसको उसका वो कर दीजिए, आप प्रमोशन कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप? उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं, या फिर प्रशस्ति पत्र वगैरह जो है वो भेंट कर दीजिए। इसके बाद क्या है? मांगे जाने पर स्पष्ट एवं ईमानदार सुझाव देना चाहिए, और अधिकार प्राप्त लोगों को सही निर्णय चुनौती के लिए क्या करना चाहिए? तैयार करना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से क्या बढ़ेगा? आपका सत्यनिष्ठा बढ़ सकती है। इसके अलावा कानून, लोक सेवा मूल्यता, आचरण नियमों, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? आचरण नियमों, एडमिस्ट टाइपिंग है। आचरण नियमों का प्रतिकूल परिस्थितियों में भी करना चाहिए? अनुपालन किया जाना चाहिए। ठीक है, देखो लोक सेवकों के लिए क्या है? आचरण नियमावली बनी हुई है, जिसको क्या बोल सकते हैं आप? नैतिक आचार संहिता बोल सकते हैं, वो बनी हुई है। जैसे क्या है आपका? अखिल भारतीय एक आचरण नियमावली क्या बनी हुई है? अखिल भारतीय सेवा आचरण नियमावली बनी हुई है। एक केंद्रीय सेवा आचरण नियमावली बनी हुई है। एक रेलवे सेवा आचरण नियमावली बनी हुई है। और ऐसे ही आपको कई सारी अन्य सेवाओं से संबंधित आचरण नियमावली आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है? इस प्रकार की आचरण नियमावलियों का पालन करवाना है, ताकि सत्यनिष्ठा में क्या हो सके? उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके। ठीक है, फिर है लोक सेवकों के चयन के दौरान मनोवैज्ञानिक परीक्षण पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना चाहिए, ताकि उस अधिकारी के नैतिक बल को क्या किया जा सके? मापा जा सके। ठीक है, तो जो आपका इंटरव्यू वगैरह होता है वो किस चीज के लिए होता है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण के लिए होता है, ताकि आपकी एक साइकोलॉजिकल कंडीशन को, स्थिति को नापा जा सके, मापा जा सके कि आप पर्टिकुलर विषय के बारे में या अन्य अन्य विषयों के बारे में किस प्रकार के विचार रखते हैं। उससे वो आपकी क्या है? स्थिति को पता करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जो पैनल में एक साइकोलॉजिस्ट बैठा होता है वो यही काम कर रहा होता है। ठीक है, ये क्या थी आपकी सत्यनिष्ठा। और क्या हो सकता है इसमें अब आगे?
ठीक है। तो शोषित वंचितों के प्रति क्या करना, संवेदनशीलता विकसित करनी, तो प्रशिक्षण सत्र क्या क्या करना, आयोजित करना। मतलब सीधी सी बात है, लोग क्या करना, आपको प्रशिक्षित करना है ताकि उनसे उनके अंदर क्या हो सके, सत्यनिष्ठा का भाव जागृत हो सके। इसके अलावा आचरण संहिता है, नैतिक संहिता बना करके उसका अनुपालन करना, जस्ट अभी हमने जो देखा। इसके बाद नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण कार्य संस्कृति विकसित करने को प्राथमिकता देना। मतलब क्या है, जो वर्क कल्चर होता है, कार्य संस्कृति मतलब क्या होता है, जो वर्क कल्चर होता है अलग अलग ऑफिस में, वहां पे किस प्रकार का वर्क कल्चर विकसित करना है आपको, जो क्या है, मोरलिटी बेस्ड हो, मतलब नैतिकता पे आधारित होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा सामाजिक आर्थिक स्थिति, रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल आदि क्षेत्र के पूर्वाग्रह से परे निष्पक्ष व्यवहार सुनिश्चित करने क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मतलब किसी भी प्रकार का भेदभाव आपको करने की आवश्यकता, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ग्रसित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जिन अधिकारियों विभागों में सत्यनिष्ठा संदिग्ध है, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सीबीआई, आईबी, सतर्कता आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त जैसे संगठनों को जांच करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए ताकि सतत निगरानी क्या हो सके, संभव हो सके। ठीक है, तो ये भी काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा क्या है, अधिकारियों की सत्यनिष्ठा का वार्षिक मापन वस्तुनिष्ठ तरीके से किया जाना चाहिए और सकारात्मक अभिप्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए। ठीक है, सकारात्मक अभिप्रेरणा का मतलब क्या होता है कि वो स्वयं से क्या हो सके, प्रेरित हो सके सत्यनिष्ठ बने रहने के लिए। ठीक है। इसके बाद आता है आपका सत्यनिष्ठा के उदाहरण। ठीक है, सत्यनिष्ठा के उदाहरणों में क्या क्या आ जाता है, जैसे वहां पे कुछ उदाहरण दिए हुए हैं कि मतदाताओं या उपभोक्ताओं या नागरिकों के सामने कोई झूठा वादा न करना, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, नेताजी वादा करके आ गए थे। इसके अलावा सफलता में उतना ही श्रेय लेना जितना योगदान आपका वास्तव में है। विफलता की स्थिति में स्वयं उसकी जिम्मेदारी लेना, भले ही अधीनस्थों की भूमिका रही हो। मतलब जितना आप सफलता में योगदान लेने के लिए क्या हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे थे, भाग रहे थे, उतना ही ये क्या करेंगे, आपको फिर असफलता की स्थिति में भी क्या करना पड़ेगा, योगदान लेने के लिए सामने आना पड़ेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरों से झूठ बोलने या बुराई करने या तारीफ करने जैसी प्रवृत्तियों से क्या करना है, बचना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण क्या कर सकते हैं, आप सत्यनिष्ठा के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, आपका सत्यनिष्ठा में सत्यनिष्ठा वाला जो मूल्य था या जो लोक सेवकों के लिए आवश्यक योग्यता थी, वो क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है, अब आता है निष्पक्षता क्या होती है। सीधी सी बात है, निष्पक्षता का सामान्य सा शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बिना किसी पक्षपात के। निष्पक्षता मतलब क्या होता है, बिना किसी पक्षपात के, किसी का भी आप किसी भी परिस्थिति में कोई पक्ष नहीं लेंगे। किसी विषय या मुद्दे के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के उसके गुण दोषों के आधार पर निर्णय लेना ही क्या है, निष्पक्षता है। अगर आप क्या करते हैं, कोई निर्णय गुण दोषों के आधार पर करते हैं, उचित अनुचित के आधार पर करते हैं, सही और गलत के आधार पर करते हैं, ठीक है, तो उसको उस प्रकार के निर्णय क्या कहा जाता है, निष्पक्षता कहा जाता है। लोक सेवा में निष्पक्षता एक महत्वपूर्ण आधारभूत मूल्य है जो न्याय की क्या करता है, स्थापना करता है। निष्पक्षता से किस चीज की स्थापना होती है, न्याय की स्थापना होती है। उसको आपको क्या करना है, याद करके रखना है। देन आता उदाहरण की विभिन्न अभ्यर्थियों की सूची में योग्य व्यक्ति का चयन करना क्या है, निष्पक्षता। जैसे क्या है, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, 50 लोगों ने क्या दिया, इंटरव्यू दिया। अगर आप क्या कर रहे हैं, एक सही लिस्ट बनाते हुए क्या कर रहे हैं, जो सबसे योग्य व्यक्ति है उसका आप चयन कर रहे हैं, तो ये क्या है, निष्पक्षता है। अथवा क्या करेंगे, आप अपने मामा के बेटे या ताऊ के बेटे का चयन कर रहे हैं, तो वो क्या है, अनिष्पक्षता है। ठीक है, तो आपको निष्पक्षता के लिए क्या है, उदाहरण हमने क्या देख लिया, यहाँ पे शिक्षा वाला देख लिया। ठीक है, वस्तुतः लोक सेवा में कार्य करने वाले व्यक्ति भी समाज का अंग होते हैं। उनका भी जुड़ाव किसी न किसी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि से होता है। अतः उनसे अपेक्षा की जाती है कि जब वो लोक कार्य करें, जब वो प्रशासनिक कार्य करें, तो तब वह अपने धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, लिंग, नस्ल आदि के जो उनके संबंध है, उनको क्या कर दें, उस समय के लिए त्याग दें। ठीक है, उनको उस समय क्या कर दें, वो अपनी प्रशासनिक कार्यों से क्या रखें, अलग रखें, मुक्त रखें। ठीक है, अब आता है निष्पक्षता की विशेषताएं क्या होती हैं। तो निष्पक्षता की विशेषताओं में क्या आता है, पूर्वाग्रह विहीन होना चाहिए। निष्पक्षता कैसी होनी चाहिए, पूर्वाग्रह से रहित होना चाहिए। अभी हमने देखा ना, धर्म, भाषा, लिंग, जाति आदि प्रकार के जो पूर्वाग्रह होते हैं, उनसे क्या रहेंगे, आप सदैव मुक्त रहेंगे। इसके अलावा गुण दोषों के आधार पर निर्णय होना चाहिए, स्पष्ट राय विद्वान होनी चाहिए और न्याय की स्थापना की जानी चाहिए, जो अभी हमने ऊपर देखा था। अब आता है निष्पक्षता की आपको आवश्यकता ही क्यों है, आपको निष्पक्ष रहने की आवश्यकता क्या बनती है। पहला क्या है, समतामूलक समाज की क्या करना, आपको स्थापना करनी। समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए आवश्यकता है योग्यता और कार्यकुशलता और दक्षता में क्या करना है, आपको पर्याप्त अवसर देना है। इसके अलावा भेदभाव रहित समाज की स्थापना करनी। समतामूलक समाज ही क्या कहलाता है, आपका भेदभाव रहित समाज कहलाता है। प्रशासन में लोगों का विश्वास कायम रखने के लिए और योजनाओं के सफल क्रियान्वयन के लिए, इन सब चीजों के लिए क्या होता है, आपको एक निष्पक्षता के मूल्य की क्या होती है, आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आता है कि निष्पक्षता का महत्व क्या है अथवा निष्पक्षता का लाभ क्या होता है। तो प्रशासन में क्या होता है, लोगों का विश्वास बढ़ता है, कल्याणकारी योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो पाता है। अगर निष्पक्ष व्यक्ति क्या करेगा, योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से करेगा, सफल तरीके से करेगा। इसके अलावा देश के संसाधनों का उचित प्रयोग सुनिश्चित हो पाता है। सीधी सी बात है, संसाधनों का दोहन नहीं होगा। संवैधानिक लक्ष्यों की प्राप्ति हो पाएगी। संवैधानिक लक्ष्य कौन से, जो आपके कहाँ वर्णित है, प्रस्तावना में वर्णित है, बाकी इसके अलावा जो अंदर बातें की गई हैं वो भी उसी में शामिल हो जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा राजनीतिक कार्यपालिका का किसी धर्म संप्रदाय के प्रति झुकाव हो सकता है, अतः प्रशासन अधिक निष्पक्ष होना आवश्यक है, जिससे लोगों का प्रशासन में क्या बना रहे, विश्वास बना रहे। ठीक है, इसके बाद विभिन्न योजनाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि प्रशासन राजनीतिक सत्ता के प्रति क्या रहे, सदैव निष्पक्ष रहे। राजनीतिक सत्ता के प्रति निष्पक्षता का अगर आपको भाव रखना है तो ये सब काम करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी द्वारा किसी चयन प्रक्रिया में योग्यता के अनुसार बिना किसी भेदभाव के चयन करना क्या कहलाता है, आपका निष्पक्षता कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाती है आपकी निष्पक्षता में, निष्पक्षता के किस उसमें आ जाती है, महत्व अथवा लाभ में। अब आते हैं निष्पक्षता के पक्ष। तो निष्पक्षता के सामान्यतः दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से, एक मिनट। निष्पक्षता के सामान्यतः दो पक्ष होते हैं, कौन कौन से, तो एक पक्ष क्या होता है कि जो व्यक्ति हमसे संबंधित है उसे अवैध तरीके से लाभ नहीं देना, और जिसे हम नापसंद करते हैं उसे अवैध तरीके से हानि ना पहुंचाना। मतलब क्या है, आप अपनी निष्पक्षता को सिद्ध करने के लिए कई बार क्या करते हैं, हम जो व्यक्ति हमसे संबंधित होता है उसको हम क्या कर देते हैं, लाभ दे देते हैं। मतलब हमारा कोई दोस्त या रिश्तेदार, उसको हम क्या कर देंगे, अपनी निष्पक्षता का मूल्य त्याग करके क्या कर सकते हैं, लाभ प्रदान कर सकते हैं। दूसरा, जिसे हम नापसंद करते हैं उसे हम हानि प्रदान कर सकते हैं। मतलब ये आपका कोई दोस्त था, वो आपको पसंद था, उसको आपने लाभ दे दिया। ये कोई दोस्त था, वो आपको पसंद नहीं था, उससे आपकी नहीं बनती थी, उसका आपने क्या कर दिया, नुकसान कर दिया। तो ये क्या होगा, एक पक्ष हो गया निष्पक्षता का। दूसरा पक्ष क्या होता है कि यह भी जरूरी है कि निष्पक्षता साबित करने हेतु अपनी पसंद के या निकट के व्यक्ति के साथ हम क्या है, अन्याय ना कर बैठे। मतलब क्या है, कई बार क्या होता है, आपके अंदर निष्पक्षता का गुण है और वो इतना ज्यादा सर्वोच्च स्तर विद्वान है, या फिर आप अपनी निष्पक्षता को इतना ज्यादा सिद्ध करना चाहते हैं मार्केट में, तो फिर क्या करेंगे, आप जानबूझ करके अपनी निष्पक्षता को सिद्ध करने के लिए जो सही है उसके साथ भी क्या कर देंगे, आप क्या कर देंगे, निष्पक्षता के व्यवहार के तहत क्या कर देंगे, गलत कार्य कर देंगे। ठीक है, जैसे क्या है, यह जरूरी है कि निष्पक्षता साबित करने तो अपनी पसंद या निकट के व्यक्ति के साथ हम क्या है, अन्याय न कर दें। मतलब क्या हुआ, आपने अपनी निष्पक्षता सिद्ध करने के लिए अपने ही व्यक्ति के साथ क्या कर दिया, गलत कर दिया। वरना क्या होता, मतलब सिंपल समझो ना, ये व्यक्ति है, ये बच्चा है, ये टीचर है, ये टीचर क्या है, इस बच्चे के पिता भी हैं, समझ लो। ठीक है, ये बच्चा है और ये टीचर है, ये टीचर इस बच्चे के पिता भी हैं। समझो कि इस बच्चे के सामान्य तौर पे वो अच्छी पढ़ाई करता था और 95% मार्क्स आ रहे थे उसके। ठीक है, पर ये जो जब टीचर अर्थात उनके पिता ने कॉपी चेक करी और देखा कि 95% मार्क्स आ रहे हैं, तो उनको लगा यार मैं अगर उसको 95% मार्क्स दूंगा तो बाहर की दुनिया के लोग क्या करेंगे, मेरे पे डाउट करेंगे कि मैंने अपने बेटे को इतने नंबर जानबूझ करके दिए हुए हैं। तो फिर वो उस स्थिति में क्या करेंगे, अपने बेटे के मार्क्स क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ताकि उनकी निष्पक्षता क्या हो सके, वहां से सिद्ध हो सके। ठीक है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, दूसरा पक्ष कहलाती है निष्पक्षता का। ठीक है, उदाहरण के लिए वही आपका यहाँ पे उदाहरण दिया जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि अपने संबंधी की कॉपी चेक करते समय शिक्षक के संबंधी दूसरे स्थान पर आया, यदि शिक्षक द्वारा उसे कुछ अंक बढ़ा करके पहले स्थान पर लाया जाता है, निष्पक्ष नहीं है, जबकि यह सोचकर उसके कम अंक कम कर देना, कोई आरोप न लगाए जिससे क्या है, निकट के व्यक्ति के साथ अन्याय होगा, निष्पक्षता नहीं पाएगी। जो हमने ऊपर उदाहरण डिस्कस किया वही उदाहरण यहाँ पे इतने शब्दों में लिखा हुआ है, इसको आप अपने शब्दों में पढ़ लीजिएगा, कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा उदाहरण लिखना कॉपी में संभव नहीं है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, उसको अपने छोटे शब्दों में उसको परिवर्तित करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका राजनीतिक निष्पक्षता क्या होती है। निष्पक्षता में भी अंदर एक पॉइंट आता है, राजनीतिक निष्पक्षता क्या होती है, असमर्थन वादिता क्या होती है, गैर तरफदारी क्या होती है। तो सरकार का स्वरूप क्या, देखो सामान्य सा मतलब क्या होता है राजनीतिक निष्पक्षता का, कि आप क्या है जब प्रशासन में चले जाएंगे, आप क्या हो जाएगा जब प्रशासन में चले जाएंगे, तो प्रशासन में रहते हुए आपको किसी भी राजनीतिक दल के प्रति अपना झुकाव प्रदर्शित नहीं करना। हो सकता है आपका भाजपा, हो सकता है आपका कांग्रेस, हो सकता है आपका आम आदमी पार्टी के प्रति एक क्या है, व्यक्तिगत क्या है, व्यक्तिगत क्या है, एक झुकाव हो। ठीक है, पर उस झुकाव को क्या करना है हमको, प्रशासनिक पद में जब बैठेंगे हम, तो उससे उस झुकाव क्या करना है, हमको दूर रखना है। ठीक है, तो सरकार का स्वरूप लोक सेवा की व्यक्तिगत विचारधारा से क्या हो सकता है, संगत अथवा संगत हो सकता है। मतलब आपको भाजपा की सरकार चल रही है तो आप आपको भाजपा पसंद हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। उसे गैर राजनीतिक दृष्टिकोण अपनाते हुए निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। पर वो इन दोनों स्थितियों में क्या करेगा, गैर राजनीतिक रूप को अपनाएगा और अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्पक्षता क्या करेगा, पालन करेगा। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं, राजनीतिक निष्पक्षता, असमर्थन वादिता, गैर तरफदारी क्या करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, भारत में लोकतंत्र संसदीय प्रणाली है, बहुदलीय व्यवस्था को अपनाती है, जिसमें विभिन्न दलों के अपने मूल्य, सिद्धांत, विचारधाराएं होते हैं, जिसके आधार पर चुनाव में भाग लेते हैं। और लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि इनका चुनाव क्या है, निष्पक्ष तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा क्या है, दूसरी ओर लोक सेवक दूसरी ओर क्या होता है, लोक सेवक के निजी राजनीतिक मूल्य, सिद्धांत, विचारधारा या किसी दल के विशेष के प्रति झुकाव हो सकता है। ऐसी स्थिति में लोक सेवक से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन क्या करे, निष्पक्ष रूप से करे। ठीक है, तो ये चीज क्या हो जाती है, आपकी निष्पक्षता में आ जाती है, निष्पक्षता में समाहित है। अब आता है कि भारत में नौकरशाही स्थायी कार्यपालिका होती है। देखो आप कार्यपालिका में आ जाओ। हम्म, भारत में जो शासन होता है, भारत में क्या होता है, शासन होता है, यहाँ पे आ जाओ।
ठीक है। जो भारत में शासन होता है वो कितने शासन के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? विधायिका होती है, कौन होती है? विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, और इसके अलावा तीसरा क्या होता है आपका, न्यायपालिका होती है। ये जो कार्यपालिका विधायिका क्या होती है, विधान बनाने का काम करती है। इस विधायिका के 2 अंग होते हैं, कौन कौन से? लोकसभा होता है और राज्यसभा होता है, ठीक है। और इसी में क्या होता है, कई बार हमारा क्या कौन जुड़ जाता है, मतलब एक तीसरा व्यक्ति भी जुड़ जाता है उसमें। कौन जुड़ जाता है? हमारा प्रेसिडेंट जुड़ जाता है, राष्ट्रपति जुड़ जाता है, ठीक है। जो कार्यपालिका होती है उस अच्छा जो इसको समझ लो पहले न्यायपालिका को। न्यायपालिका का सामान्य काम क्या होता है, ये क्या होते हैं, इनसे सेपरेट होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 50 के तहत ये क्या होती है, इनसे सेपरेट होती है। मतलब सेपरेशन का सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, और ये पूर्णतः क्या होती है, मुक्त होती, स्वतंत्र होती है इन दोनों से। अब आते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका भारत में 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका और एक होती है अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका कौन सी होती है? जो मंत्रिमंडल होता है अथवा मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल भी नहीं, जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या होती है, हमारी अस्थायी कार्यपालिका होती है, जो प्रत्येक 5 वर्ष में क्या होती है, बदल जाती है। प्रत्येक 5 वर्ष में नई सरकार आने पर क्या होता है, उसका पुनर्गठन किया जाता है। दूसरी होती है स्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका क्या होती है, जो आपके प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, जो एक बार सर्विस में भर्ती हो जाते हैं, तो जब तक उनकी रिटायरमेंट एज नहीं आ जाएगी तब तक वो क्या है, उस सर्विस में रहते हैं, ठीक है। तो अब वापस समझो यहाँ पे क्या होता है, जो उसका दायित्व होता है, किसका दायित्व होता है, विधायिका का, वो क्या होता है, कानून को बना देना। फिर क्या होता है, कार्यपालिका होती है, वो कानून को क्या करती है, क्रियान्वित करवाने का प्रयास करती है। पर कार्यपालिका में भी स्थायी कार्यपालिका ही क्या करती है, उसका धरातल पर, असल में ग्राउंड में कौन करती है क्रियान्वयन, स्थायी कार्यपालिका करती है, ठीक है। तो ये चीज क्या है यहाँ पे बात की गई है, एक मिनट। यहाँ पे क्या है कि भारत में नौकरशाही किस प्रकार की है, स्थायी कार्यपालिका है। सरकार बदलने पर उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। सरकारें आएंगी जाएंगी, पर क्या प्रशासनिक अधिकारी सदैव वहां बना रहेगा। अतः ऐसी स्थिति उसे समस्त कार्य दलगत भावना से ऊपर उठ करके करना चाहिए। इससे सरकार एवं लोक सेवा के बीच बेहतर संबंध स्थापित होते हैं, जिसका लाभ जनता को मिलता रहता है, ठीक है। तो इस चीज को क्या है, आपको स्थापित करना है। अब आता है कि निष्पक्षता न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसका अर्थ क्या है कि निर्णयकर्ता को कोई भी निर्णय सिर्फ वस्तुनिष्ठ कारणों के आधार पर लेना चाहिए। किसी पूर्वाग्रह, हित, मूल्यों के प्रति पहले से ही किसी समर्थन या विरोध के पक्ष में नहीं होना चाहिए। मतलब क्या हुआ, समान तौर पर निष्पक्षता न्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें क्या होना पड़ेगा, हमको सभी प्रकार के अपने पूर्वाग्रहों से मुक्त होते हुए क्या क्या करना पड़ेगा, न्याय निर्णय करना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि निष्पक्षता और गैर तरफदारी में अंतर क्या होता है। देखो, निष्पक्षता और गैर तरफदारी में समान से अंतर, यहाँ जो बातें लिखी हुई आप अपने पढ़ लो ना, मैं समझा देता हूँ आपको। निष्पक्षता ये होती है और गैर तरफदारी ये होती है, ठीक है। मतलब क्या है, निष्पक्षता एक व्यापक सिद्धांत है, गैर तरफदारी क्या है, निष्पक्षता के अंदर ही आने वाला एक क्या है, संकुचित सिद्धांत है। निष्पक्षता क्या है, पूरे संपूर्ण व्यक्तिगत जीवन में आपके क्या है, बात की जाती है। जब व्यक्तिगत जीवन में संपूर्ण रूप से निष्पक्ष रहने की बात की जाती है तो क्या है, निष्पक्षता क्या है। जब सिर्फ आपसे क्या है, प्रशासनिक जीवन में पूर्वाग्रहों से रहित रहने की बात की जाती है और उचित अनुचित के आधार पर निर्णय करने की बात की जाती है, तो क्या कहलाती है, आपकी प्रशासनिक सत्यनिष्ठा कहलाती है, ठीक है। क्या बोलता है कि तटस्थता क्या एक संकीर्ण अवधारणा है, जस्ट अभी डिस्कस किया ना। ये क्या है था आपका, निष्पक्षता थी, और ये क्या थी, तटस्थता, अथवा उसको क्या बोलते हैं, गैर तरफदारी बोलते हैं, ठीक है। तो तटस्थता क्या है, एक संकीर्ण अवधारणा है, संकीर्ण है ना, निष्पक्षता के अंदर आ गई, क्योंकि इसका सरोकार केवल राजनीतिक कार्यप्रणाली के साथ लोक अधिकारियों के संबंध से होता है, और इसे गैर तरफदारी कहा जाता है। जबकि निष्पक्षता क्या एक व्यापक शब्द है, ये व्यापक शब्द है। इसका सरोकार लोक अधिकारियों के उनके संपूर्ण परिवेश के साथ संबंध से है, जिसके अंतर्गत न केवल राजनीतिक कार्यकारिणी बल्कि अन्य हितधारक अर्थात जनता भी क्या है, शामिल होती है। व्यवहारिक रूप से कहा जा सकता है कि गैर तरफदारी एक प्रकार की अभिवृत्ति है, जबकि निष्पक्षता का संबंध किसी विशेष परिस्थिति में दिए जाने वाले व्यवहार से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। तो निष्पक्षता और गैर तरफदारी मेरे ख्याल से आपको अंतर क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आता है लोक सेवक निष्पक्ष क्यों नहीं रह पाते, तो कुछ समस्याएं हैं जिनके कारण वो निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। क्या क्या समस्याएं हैं। सेवा विमुक्ति के बाद विभिन्न पदों क्या होता है, प्रलोभन होता है। सेवा विमुक्ति के बाद क्या होता है, विभिन्न पदों का प्रलोभन होता है। मतलब होता है ना, आजकल आप देखते होंगे कि कई सारे अधिकारी रिटायरमेंट के बाद क्या करते हैं, कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। कुछ तो आजकल मंत्री ही बने हुए हैं। मतलब किसी न किसी प्रकार का प्रलोभन है। तो फिर भी सेवा, तो इससे होता क्या है, सेवा में जब आप रहेंगे तब भी क्या करेंगे, आप निष्पक्षतापूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि यदि राजनीतिक दल का समर्थन किया तो पदोन्नति मिलती है, अथवा विरोध किया तो क्या मिलता है, स्थानांतरण मिलता है। तो इसका एक डर होता है, भय होता है। इसके अलावा गोपनीय चरित्रावली को प्रभावित करने क्या होता है, दबाव होता है। मतलब एसीआर जो रिपोर्ट होती है ना, उनकी गोपनीय चरित्रावली जो रिपोर्ट होती है उसको भी प्रभावित करने का एक दबाव होता है। इसी कारण भी क्या है, वो निष्पक्ष नहीं रह पाते हैं। 3 कारण होते हैं, पद का प्रलोभन, स्थानांतरण अथवा पदोन्नति का स्थानांतरण का भय अथवा पदोन्नति दिए जाने का समर्थन, और इसके अलावा एसीआर को प्रभावित किए जाने का डर। इन कारणों से लोक सेवा क्या निष्पक्ष नहीं रह पाता।
अब आता है कि निष्पक्षता बढ़ाएं कैसे, असमर्थन वायता अथवा राजनीतिक निष्पक्षता बढ़ाएं कैसे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको पदोन्नति स्थानांतरण के दिशा निर्देश स्पष्ट करने हैं। इसका तो भय था ना, स्थानांतरण और पदोन्नति का भय था आपको, तो क्या करना है, उसके लिए दिशा निर्देश स्पष्ट किए जाने चाहिए। और इसके लिए एक न्यूनतम मापदंड होना चाहिए। किसी भी लोक सेवा को 3 से 5 साल तक क्या है, किसी एक क्षेत्र में तो हम सर्विस उसकी देना ही देना पड़ेगा। आप उसको ऐसे ही क्या है ट्रांसफर नहीं दे देंगे। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद दिए जाने वाले विभिन्न पद के प्रलोभों को क्या लगाना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। गोपनीय चरित्र निर्धारण हेतु समिति का गठन किया जाना चाहिए। केंद्रीय सिविल सेवा आचार नियमावली 64 की, अखिल भारतीय सिविल सेवा आचार नियमावली 1968, नैतिक आचार संहिता 1997, इन सब का क्या करवाना चाहिए, हमको पालन करवाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने क्या है, 3 वो देखे, मूल्य देखे जो आपके लिए आवश्यक थे। कौन कौन से, सत्यनिष्ठा का मूल्य देखा, निष्पक्षता का मूल्य देखा, और गैर तरफदारी अथवा असमर्थन वायता का मूल्य हमने देखा, जो लोक सेवकों के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो आज की क्लास आपकी यहीं तक रहेगी, यहाँ से क्लास आपकी समाप्त होती है। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है, तो अभी आज की क्लास यहाँ पे क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।